हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 इस पर बात होनी है। कहता विश्वास करने का कारण, और जो पूर्व की आईपीसी है उसमें भी मेरा ख्याल है धारा 26 ये विश्वास करने का कारण ये बता रही है। और विश्वास करने का कारण के लिए कहता है कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, ये तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। और वहां जो आपका कहा था पूर्व की धारा 26, वहां भी ये कहता था पर्याप्त हेतुक रखता है, और हेतुक और कारण इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। तो लगभग कमोबेश स्थिति पूर्व से बदली नहीं। और कहता विश्वास करने का कारण रखता है, ये तभी कहा जाएगा जब वो विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखे, यानी कारण को पर्याप्त से विशेषीकृत किया है, एडजेक्टिव के तौर पर पर्याप्त शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब आपके पास सिर्फ किसी बात पर विश्वास करने का कारण है, इसके कारण से ये मान लिया जाए कि आप अमुक बात पर विश्वास करते थे, ऐसा नहीं समझा जाएगा। विश्वास करने का पर्याप्त कारण आपके पास होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा। और पर्याप्त कारण से ये स्वयं में आशयित हो गया कि आप जिस चीज पर विश्वास करना चाहते हैं उसकी सत्यता के संबंध में आप कुछ इंक्वायरी करें, कुछ जांच करें, और जब इंक्वायरी और जांच के बाद भी आपको सत्यता इसकी जानकारी न हो पाए तो यह माना जाएगा कि आपके पास विश्वास करने का कारण था, ठीक है। और या फिर आपने कुछ ऐसा किया है जिसके संबंध में आप जानते हैं कि सामान्य तौर पर अगर यह परिस्थिति हमने समाज में उत्पन्न की तो लोग इस परिस्थिति को सत्य मानेंगे ही, तब भी यह माना जाएगा कि आपके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण था, क्योंकि विश्वास करने का पर्याप्त कारण, इस शब्दावली को जो न्याय संहिता है इसमें विभिन्न अपराधों के संदर्भ में उपयोग किया जाएगा। और वहां यह कहेगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य के संबंध में यह विश्वास करने का कारण रखता है किस कार्य से किसी व्यक्ति के अमुक तथ्यों के अस्तित्व में होने की बात समझी जा सकती है, तो वो संबंधित अपराध कारित करता है। जैसे छल, इसका अपराध देखेंगे हम लोग, तो छल में कहेगा कि जब कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना करता है और इस प्रकार प्रवंचित किए गए व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है कि वो कुछ ऐसा करे जिसे वो कदापि नहीं करेगा अगर उसे तथ्यों की सत्यता का ज्ञान रहे, या वो ये विश्वास करने का कारण रखता है कि अमुक व्यक्ति अमुक तथ्यों के अस्तित्व में होने का विश्वास कर लेगा, तो वो छल का अपराध या अन्य कोई अपराध जहां विश्वास करने का कारण है, अपराध की पूर्ववर्ती शर्त के तौर पर उल्लिखित किया गया है, उस अपराध को कारित करने का दोषी हो सकेगा। लेकिन पर्याप्त कारण, पर्याप्त कारण का मतलब ही एक ही निकलता है कि या तो आपने कुछ ऐसा किया जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी आदमी समाज में कुछ विशेष प्रकार के तथ्यों के अस्तित्व में होने का अनुमान लगा ही लेता है। आप कुछ नहीं, पुलिस की ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, तो जब आप पुलिस की ड्रेस पहनकर घूम रहे हैं तो नॉर्मल बात है, कोई भी आपको पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी ये मानेगा ही। या तो आप कुछ पुलिस के द्वारा धारण की जाने वाली जो वर्दी है
उसमें कुछ ऐसी कमी करके चलें जिससे यह प्रतीत हो कि आप फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी के तौर पर अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर रहे, आप पुलिस की ड्रेस पहने बैठे, तो कोई भी आपको पुलिस अधिकारी मानेगा ही। तो आपके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आपको पुलिस अधिकारी के तौर पर समाज के द्वारा पहचाना जा सकता है, और इसलिए आपके पास विश्वास करने का हेतु है, ठीक है, विश्वास करने का कारण है कि आपको देखकर, आपको पुलिस अधिकारी मानकर कोई भी व्यक्ति भ्रम में पड़ेगा और फिर संबंधित अपराध के आप दोषी हो सकेंगे। तो कहता है विश्वास करने का कारण, इससे ज्यादा इसे बताने की कोई जरूरत है नहीं। स्थानीय विधि, उसके साथ विशेष विधि आपको बताई गई, ठीक है, पूर्व में ही बताई जा चुकी है कि विशेष विधि कहते किसको, कहता विशेष विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो, यह आपको बताया गया। हिंदुला का उदाहरण देकर बताया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम इसका उदाहरण देकर बताया, वैश्यावृत्ति निरोधक अधिनियम इसका उदाहरण देकर बताया, द्यूत अधिनियम, आबकारी अधिनियम, देयर आर सो मेनी लॉज who has been passed by the legislature, which are passed by the legislature to regularize, to restrict some activities which are running in the society, and they are laws enacted by the legislature on a particular topic. That is why they are known by us as a special law. यही स्पेशल लॉ की डेफिनेशन है और हम लोगों ने इसको देखा है। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था आपका लोकल लॉ की डेफिनेशन, तभी ये बात आई थी, इसलिए उसको दोबारा दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे कहता है मूल्यवान प्रतिभूति, इसको भी हमने कई बार डिफाइन किया और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग उद्दापन का अपराध पढ़ेंगे, एक्सटॉर्शन या कूटकरण, इस अपराध को पढ़ेंगे, तो दो प्रकार की बातें आएंगी। आपने सिंपल फोर्स डॉक्यूमेंट बनाया, आपने फोर्स डॉक्यूमेंट, कूट रचित दस्तावेज तैयार किया है, लेकिन वो मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है, केवल कूट रचित दस्तावेज है। तो केवल कूट रचित दस्तावेज यदि आपने बनाया है तो आप जिस दंड से दंडित होंगे वो दंड बहुत कम होगा उस तुलना में जब आप मूल्यवान प्रतिभूति, इसकी कूट रचना ये करेंगे, जब आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इसको कूट रचित ढंग से बनाएंगे। कूट रचित अगर पीछे आ चुका है तो अलग बात है, और नहीं आया तो आगे आएगा। तो फ्रॉडुलेंट या कूट रचना, ये फोर्जरी, इसको समझ लेना जरूरी है। अगर मान लीजिए पीछे आ भी चुका है तो भी अगर दोबारा बात चल जाएगी तो कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो जो कूट रचना है उसको परिभाषित करते हुए पूर्व की आईपीसी और वर्तमान संहिता दोनों में एक बात लिखी है कि जब आप एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करते हैं, सदृश करते हैं, हूबहू नकल आप करते हैं, ये नहीं लिखा है, केवल कहा कि सदृश करते हैं। और इस हद तक दोनों वस्तुओं में सादृश्य उत्पन्न करते हैं आप कि आपके पास विश्वास करने का कारण है या आप ये संभाव्य जानते हैं
कि आपके द्वारा जो वस्तु निर्मित की गई है उसको मूल वस्तु समझने की भूल ये कोई भी कर सकता है। तो आप कूट रचना ये करते हैं, भले ही आपके द्वारा जो वस्तु बनाई गई वो हूबहू मूल की प्रतिकृति न हो, दोनों में अलग, ठीक है, या दोनों में अलगाव भी हो, लेकिन अगर सादृश्य इस हद तक है कि भ्रम ये पैदा हो सकता है, हुआ भ्रम ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर भ्रम हो गया तो आपको दंड ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर भ्रम नहीं भी हुआ तो भी आपका जो आशय है वो तो यही है कि मूल इसके जैसी हम दूसरी वस्तु बना दें ताकि हमारे द्वारा जो कुछ रचित है उससे मूल का भ्रम पैदा हो। तो आपका आशय आपको दोषी बना देगा, क्योंकि आपने कूट रचना की है, आपने फोर्जरी की है। कोई धोखे में पड़ा या कोई धोखे में नहीं पड़ा, इससे आपके दायित्व के विस्तार इस पर फर्क जरूर आएगा, लेकिन आप और आपका दोषी मन इससे निर्दोष नहीं हो जाता कि आपके द्वारा जो कूट रचना की गई थी उस तक किसी को कोई भ्रम हुआ ही नहीं। तो लोगों की बुद्धिमत्ता, इसके कारण आपके दायित्व का विस्तार कम नहीं होता। तो फोर्जरी ये एक बात हुई। अब आपने फोर्जरी डॉक्यूमेंट की, ठीक है, और डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट परिभाषित आईपीसी के लिए कि विषय, जब कोई विषय किसी पदार्थ पर अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से इस आशय के साथ अभिव्यक्त किया जाता है कि जब उस विषय का साक्ष्य देने की आवश्यकता पड़े तो विषय के साक्ष्य के तौर पर इस अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए, यह आशय था रचयिताओं का, यह प्रस्तुत किया जा सके। इन दोनों बातों में से एक भी बात पूरी हो गई तो आपकी जो अभिव्यक्ति है अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से, वो किसी भी पदार्थ पर हो, वो दस्तावेज की परिभाषा में आ गई। तो आपने सिर्फ एक फर्जी दस्तावेज बनाया, ठीक है, सिर्फ एक फर्जी दस्तावेज बना लिया। आपने एक पेंटिंग पिकासो द्वारा बनाई गई मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो वर्ल्ड फेम की पेंटिंग है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है वो, और मोनालिसा उसी पेंटिंग से पिकासो हो गए। पिकासो दुनिया के बहुत बड़े आर्ट चित्रकार हैं। आपने एक फर्जी पेंटिंग बनाई है और उसे पिकासो द्वारा बनाया गया चित्र कहकर, ठीक है। तो विषय के साक्ष्य के तौर पर कि पिकासो द्वारा बनाया गया मोनालिसा का चित्र है, यह कहकर आपने किसी को, ठीक है, वो पेंटिंग बेच दी, आपने छल किया है, आपने कूट रचना की, सारी बातें की, लेकिन आपने मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना ये नहीं की है। और आपके दायित्व का विस्तार उतना नहीं होगा जितना आपने मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना यदि की तो आपके दायित्व का विस्तार होगा। तो जरूरी यह है कि मूल्यवान प्रतिभूति यह क्या चीज है,
इसको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये उद्दापन का जब अपराध आएगा या जब फोर्जरी के अपराध आएंगे तब ये शब्द महत्व का हो जाएगा। और केवल एक्सटॉर्शन नहीं, केवल फोर्जरी नहीं, तो आप जब उपहती इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो पूर्व की जो आईपीसी है उसमें धारा 327 थी, अब मेरा ख्याल है 115, 2, 3, 4 इनमें से कोई होनी चाहिए, या 118, 116, 17 वहां कहीं पर इसे होना चाहिए। तो उसमें यह कहा था कि अगर आप किसी व्यक्ति को इस कारण से सिंपल हर्ट कारित कर रहे हो कि उससे कोई संस्वीकृति उद्दापित की कराई जाए या किसी संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराया जाए, 327, और फिर आता था 330 और उधर 329 और 331। वो ये कहते थे कि अगर आप किसी व्यक्ति को इस आशय से सिंपल या ग्रीवियस हर्ट कारित कर रहे हो कि उससे किसी मूल्यवान प्रतिभूति, इसको साइन करा लो, इसको हस्ताक्षरित करा लो, या कोई ऐसा पेपर साइन करा लो जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, तो आपका जो दंड था वो काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मूल्यवान प्रतिभूति ये आपके विस्तार को बहुत बढ़ाती है, इसलिए मूल्यवान प्रतिभूति को अलग से परिभाषित करना और मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित, ठीक है, ठीक से समझ लेना, उसकी परिभाषा को जरूरी होता है। कहता मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है। इसका मतलब मूल्यवान प्रतिभूति ये दस्तावेजों का जो वंश है उसी की एक जाति है। इसका मतलब मूल्यवान प्रतिभूति दस्तावेज होती है, प्रत्येक मूल्यवान प्रतिभूति दस्तावेज होती है, लेकिन प्रत्येक दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होता। क्यों? शब्द कह रहा है कि मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत, ऐसा। इसका मतलब अगर उस दस्तावेज में आगे लिखी गई विशेषताएं मौजूद हैं तो वो दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति है, अन्यथा मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। इसका अर्थ यह निकला कि प्रत्येक दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, क्योंकि कहता है ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है। इसीलिए कहते हैं कि बेर के एक एक शब्द पर ध्यान देकर उसे अर्थान्वयित करना है और पढ़ाना है। कहता मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसी दस्तावेज है, फिर कहता है जो ऐसी दस्तावेज है, इसका मतलब यह हुआ कि शेष प्रकार की दस्तावेज उससे अलग हटकर है, अग्रलिखित विशेषताएं उसमें मौजूद है, जो ऐसी दस्तावेज है। यह शब्द कह रहा है जो ऐसी दस्तावेज है या होना तात्पर्य है, यानी एक्चुअली नहीं है वो वैसी दस्तावेज। क्यों? एक्चुअली आपको वैसा दस्तावेज बनाने का कोई हक का ही नहीं, लेकिन आपने उस दस्तावेज को बनाया तो वो दस्तावेज है ये तो नहीं कहा जा सकता। हां, आपका तात्पर्य ये जरूर है कि उस दस्तावेज को वो दस्तावेज मान लिया जाए, ये आपका तात्पर्य जरूर है। अर्थात आपके द्वारा निर्मित दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति होना तात्पर्यित है, यद्यपि वो मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। जैसे आपको घंटाघर बेचने का कोई हक नहीं, जैसे आपको शहीद उद्यान और पार्लियामेंट का बैनामा करने का कोई हक नहीं, और आपने शहीद उद्यान, पार्लियामेंट, घंटाघर या अपने पड़ोसी का मकान इसे बेच दिया, तो कोई बेचने के लिए जो डॉक्यूमेंट आप तैयार करोगे उसमें से कोई हाथ का पंजा निकल कर आपके हाथों को पकड़ ले, ये तो होगा नहीं। आप बेचने के लिए विक्रय पत्र तैयार कर सकोगे, लेकिन उसे विक्रय पत्र या सेल डीड नहीं कहा जा सकता। क्यों?
क्योंकि घंटाघर, पार्लियामेंट, शहीद उद्यान या पड़ोसी का मकान, इसे बेचने के लिए जिस मूल्यवान प्रतिभूति या जिस दस्तावेज की रचना होनी है उसे करने का हक आपको है ही नहीं। इसलिए आपने जो दस्तावेज रचा वो पार्लियामेंट का विक्रय पत्र होना तात्पर्यित है, लेकिन पार्लियामेंट का विक्रय पत्र नहीं है। आपके पड़ोसी के मकान की सेल-डीड होना तात्पर्यित है, लेकिन सेल-डीड है नहीं। ठीक है, आपने हिंदुस्तान की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री से शादी का एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, तो वो आपके उससे विवाह होने का डॉक्यूमेंट होना तात्पर्यित है, लेकिन डॉक्यूमेंट है नहीं वो। ठीक है ना। कानून हमेशा एकदम एप्रोप्रिएट और बिल्कुल शुद्ध इस शब्द का प्रयोग करता है। तो दोनों दशाओं में आप फोर्ज मूल्यवान प्रतिभूति बनाने के दोषी। क्या कहता है, से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसी दस्तावेज है यह होना तात्पर्यित। ठीक है। अब नो डाउट आप अपने मकान के मालिक हो, अपने मकान को बेच सकते हो, और आपने बेचा, पैसे ले लिए, उससे पूरे किए, और अपने मित्र से सेल-डीड लिखवा दी, और उसमें जो क्षेत्रफल डलवाया वो कुल क्षेत्रफल का आधा है। लिए बैठे पूरे पैसे। ठीक है, पैसे पूरे ले लिए आपने, पूरे क्षेत्रफल के, और उसमें जो क्षेत्रफल आपने विकृत दर्शित किया वो कितना है, आधा। तो जब हम लोग पढ़ेंगे कूट रचित दस्तावेज की परिभाषा, तो ये सेल-डीड कूट रचित दस्तावेज की श्रेणी में आएगी। और चूंकि मूल्यवान प्रतिभूति की डेफिनेशन के मुताबिक जो आगे दी जाएगी, सेल-डीड मूल्यवान प्रतिभूति में आ जाएगी, इसलिए आपने फर्जी मूल्यवान प्रतिभूति बनाई है, यद्यपि वो वही दस्तावेज है जो होना चाहिए। ठीक है ना। तो वो पहले वाले शब्द से शासित हो रहा है, जहां ये लिखा कि मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसी दस्तावेज है। ठीक है, आपके द्वारा अपने मकान के संबंध में तैयार की गई सेल-डीड ऐसी दस्तावेज है, और पड़ोसी के मकान के संबंध में आपने तैयार कर दी, तो अगला शब्द आएगा यह होनी तात्पर्यित है, जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार, क्योंकि सेल-डीड से आपको क्रेता का विधिक अधिकार मिलता है और विक्रेता का विधिक अधिकार विकृत संपत्ति से जाता है। ठीक है ना। तो कहता कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित यानी प्रतिबंधित हो जाए, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, यह जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृति करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक अधिकार नहीं रखता। यानी आप कोई ऐसी दस्तावेज यदि रच रहे हो जिसके द्वारा आप ये कह रहे हो कि हम अमुक अधिकार नहीं रखते, ठीक है, या हम अमुक विधिक दायित्व के अधीन है, हम 200 रुपए हमें इनके देने हैं, विधिक दायित्व, इनसे हमने पैसे लिए थे, हमें वापस करने, तो आप क्या मूल्यवान प्रतिभूति इसकी रचना कर रहे हैं। अब ये मूल्यवान प्रतिभूति जेन्युइन भी हो सकती है और फोर्ज भी हो सकती है। आप स्वेच्छा से भी लिख सकते हो और जबरदस्ती भी लिखाई जा सकती है। स्वेच्छा से लिखाई गई कोई दोष नहीं, वो मूल्यवान प्रतिभूति है और ठीक है, उसकी रचना में कोई अपराध नहीं हुआ। और अगर जबरदस्ती लिखाई गई या फर्जी लिख ली गई तो वो मूल्यवान प्रतिभूति है या होनी तात्पर्यित है और उसके संबंध में आपने अपराध किया और आप आपराधिक दायित्व के अधीन हो। लेकिन दोनों दशाओं में
मूल्यवान प्रतिभूति आखिर है क्या, ये तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए डेफिनेशन क्लास में उन्होंने मूल्यवान प्रतिभूति की डेफिनेशन दी। कोई भी चीज मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है। कानून हमेशा ऑब्जेक्टिवली ये बताया जाएगा, कोई भी चीज कानून ऐसे ही बताया जाएगा कि प्रत्येक चीज पर वो लागू हो सके। तो उन्होंने ऐसे बताया कि मूल्यवान प्रतिभूति वो है जो एक दस्तावेज है। तब तो पहली चीज मूल्यवान प्रतिभूति कोई चीज है या नहीं, इसे जानना सबसे पहले ये देखेंगे क्या वो दस्तावेज है। दस्तावेज है या नहीं, ये दस्तावेज की डेफिनेशन है। क्या वो किसी पदार्थ पर अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से अंकित किया गया है, और क्या वो अंकन किसी विषय का है, और क्या उस अंकन के पीछे पक्षकारों का आशय यह था कि जब कभी उस विषय का साक्ष्य देने की जरूरत पड़े तो इसे प्रस्तुत किया जाए। और चलो पक्षकारों का आशय भले ही ये ना हो, लेकिन क्या उसे उस विषय के साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है, यदि हाँ तो दस्तावेज है। अब आगे की बात, क्या वो मूल्यवान प्रतिभूति है, तो फिर देखेंगे क्या वो ऐसा दस्तावेज है जिससे कोई अधिकार का, हमने तो एक उदाहरण देकर बताया, क्रय और क्रेता और विक्रेता का अधिकार, कोई अधिकार। हमने आपको एक दिन और उदाहरण देकर कहा था कि आपके एग्जामिनेशन की कॉपी है, वो भी मूल्यवान प्रतिभूति है, क्यों उससे आपको ग्रेजुएट होने का या ला ग्रेजुएट होने का हक पैदा होता है, वो भी मूल्यवान प्रतिभूति है। कोई चीज जो किसी अधिकार को पैदा करती है, किसी अधिकार को समाप्त करती है, किसी अधिकार को विस्तृत कर देती है, किसी अधिकार को निर्बंधित करती है, किसी अधिकार को समाप्त करती है अर्थात निर्वापित करती है, या जिसके माध्यम से कोई घोषणा करता है कि वो अमुक विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, वो सारी की सारी चीजें मूल्यवान प्रतिभूति इस डेफिनेशन में आती हैं। प्राइमरीली दे मस्ट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यही आगे कहता है का एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति, ठीक है, writes his name on the back of bill of exchange as the effect of his endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is a valuable security. ठीक है, कहता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज ये अब लाफुल, ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन गई। क्यों बन गई? हम लोग जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी जिसे हिंदी में परक्राम में लिखित अधिनियम कहते हैं। परक्राम में लिखते हैं, ऐसी लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले लिखित और लिखित इसका फर्क समझ लें। लिखित डीड है और लिखित इसकी अंग्रेजी इन रिटन है। लिखित ये शब्द कहां का है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और लिखित और वैल्यूएबल सिक्योरिटी लगभग एक ही चीजें हैं। और जब लिखित और वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक चीज हो गई तो दोनों ही डॉक्यूमेंट होंगी, ये भी तय हो गया। ठीक है ना, क्योंकि वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऐसी दस्तावेज है और लिखित, जब हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे वहां भी लिखा है लिखित ऐसी दस्तावेज है। इसका मतलब दस्तावेजों की दो कैटेगरीज हो गई। एक को आप लिखित कहते हैं और एक को आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं, और बल्कि दोनों ही तीन हो गई। और तीसरे को सिंपल डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट खुद में केवल डॉक्यूमेंट हो सकता है, और डॉक्यूमेंट खुद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी ये भी हो सकता है, और डॉक्यूमेंट खुद में लिखित ये भी हो सकता है। और लिखित इसका जो अर्थ है
वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी से बिल्कुल मिलता जुलता है। लिखत का अर्थ यह है कि जिसके द्वारा कोई अधिकार पैदा हो, खत्म हो जाए, ठीक है, प्रतिबंधित हो जाए, समाप्त हो जाए, जो चीजें यहां लिखी वही लिखत की बात है। तो परक्राम में लिखत, इसका मतलब परक्राम में लिखत अधिनियम जिस प्रकार की लिखतों को लागू होता है, जिस प्रकार की डीड्स को लागू होता है, वे लिखतें परक्रमण, परक्रमण यानी आपसे कुछ लेने और लिए गए का प्रतिफल देने, इसके उपयोग में आती है। आपसे हमने कोई चीज ली और आपको चेक दे दिया, तो चेक क्या है? परक्राम में लिखत। इससे क्या हुआ? परक्रमण। आपकी चीज मेरे पास आई, हमने चीज चेक आपको दे दिया, ठीक है। तो परक्राम में लिखते हैं परक्रमण के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएशन के काम आते हैं, ठीक है ना। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अलग एक्ट है, उसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं उन्हें दो भागों में बांट दिया। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है और दूसरा प्रोमिसरी नोट है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज के फिर कई भाग हो गए, ठीक है ना। तो उनमें से सर्वाधिक प्रचलित जो बिल ऑफ एक्सचेंज का उदाहरण है वो चेक है, जो हम सब ने देखा है, ठीक है। और चेक को विनिमय पत्र यह भी कहा जाता है। यद्यपि विनिमय पत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज चेक के अलावा भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन चेक भी विनिमय पत्र है और हम लोग आसानी से चेक को समझ लेते हैं क्योंकि वो हम रोज देखते हैं। अब अगर चेक आपके पास है तो आप चेक के धारक हो, लेकिन चेक के धारक होने से आप चेक में उल्लिखित धनराशि पाने के अधिकारी नहीं हो, ठीक है। और चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र है। इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि विनिमय पत्र आपके पास है तो आप विनिमय पत्र के धारक हो, लेकिन विनिमय पत्र में उल्लिखित धनराशि पाने के अधिकारी नहीं हो जब तक कि विनिमय पत्र के आप सम्यक अनुक्रम धारक न हो। जब तक आप विनिमय पत्र के होल्डर इन ड्यू कोर्स ये नहीं, ठीक है। यू मस्ट बी होल्डर इन ड्यू कोर्स। जब तक ये नहीं है तब तक आप विनिमय पत्र में उल्लिखित धनराशि पाने के योग्य नहीं। और सम्यक अनुक्रम धारक कौन होता है? इसकी शायद धारा 16 डेफिनेशन दी गई, शायद धारा 16 है एनआई एक्ट की, उसमें बताया है, जहां तक हमें याद पड़ता है, सम्यक अनुक्रम धारक कौन होता है, ठीक है। या तो 16 या 8 है, या तो 8 है या 16 है, इन्हीं में से एक। जहां तक है 90% 16 है। वहां सम्यक अनुक्रम धारक को परिभाषित किया। सम्यक अनुक्रम धारक का मतलब क्या हुआ? जब आपने किसी प्रतिफल, ठीक है ना, किसी प्रतिफल के बदले उस बिल ऑफ एक्सचेंज को प्राप्त किया। प्रतिफल मीनिंग देयर बाय, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा उसके लिए पहले ही आप कोई काम कर चुके हैं और उस काम के अगेंस्ट उसने आपको चेक दिया है, ठीक है ना। तो वो सम्यक अनुक्रम धारक के तौर पर आपने धारित किया। हमने आपके घर में मरम्मत की और आपने हमें चेक दिया, ठीक है ना। मरम्मत के प्रतिफल के रूप में आपने हमें चेक दिया, तो हम होल्डर इन ड्यू कोर्स, हमने पृष्ठांकन किया और हमें इनके पैसे देने थे, हमने इन्हें दे दिया। अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है ना। चेक ओरिजिनली इन्हें नहीं मिला था, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स द्वारा इन्हें दिया गया, तो ये भी होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गए, सम्यक अनुक्रम धारक हो गए। और जब हम इन्हें देंगे तो पीछे अपने हस्ताक्षर करेंगे, और जब आप हमें देंगे तो आप भी पीछे अपने हस्ताक्षर करेंगे। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट
उसकी शायद धारा 10 है, वो पृष्ठांकन और निरंक पृष्ठांकन इसे परिभाषित करती है। वो ये कहती है अगर आपने इंडोर्समेंट किया विनिमय पत्र के पीठ पर यानी विनिमय पत्र के पृष्ठभाग पर, तो उनका जो आपने इंडोर्समेंट किया है यानी अपने हस्ताक्षर बनाए हैं निरंक पृष्ठांकन के तौर पर, उन शब्दों का प्रभाव यह होगा कि विनिमय पत्र में उल्लिखित धनराशि विनिमय पत्र के धारक को दे दी जाए। ठीक है ना। इससे पहले विनिमय पत्र सिर्फ दस्तावेज है, इससे पहले क्योंकि अधिकार नहीं मिला है विनिमय पत्र के धारक। जब तक विनिमय पत्र के लेखी वाले ने, विनिमय पत्र के लिखने वाले ने विनिमय पत्र के पृष्ठभाग पर अपने हस्ताक्षर नहीं बनाए हैं, तब तक वो सिर्फ एक दस्तावेज है। लेकिन जैसे ही विनिमय पत्र के लेखी वाल ने उस विनिमय पत्र के पृष्ठभाग पर अपने हस्ताक्षर बनाए, तत्काल विनिमय पत्र क्या बन गया? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। क्यों बन गया? क्योंकि अब विनिमय पत्र जिसके पक्ष में लिखा गया, ठीक है, और जो सम्यक अनुक्रम धारक उस विनिमय पत्र का हुआ, उसे विनिमय पत्र में उल्लिखित धनराशि प्राप्त कर लेने का अधिकार यह आ गया। इसलिए अब वो डॉक्यूमेंट नहीं है, नाउ डॉक्यूमेंट हैज बीन चेंज्ड इन अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, यही कह रहा है वो, कह रहा है ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ए अपना नाम विनिमय पत्र के पृष्ठभाग पर लिख देता है। एज द इफेक्ट ऑफ दिस इंडोर्समेंट, ठीक है, इस पृष्ठांकन के प्रभाव से एज द इफेक्ट ऑफ दिस इंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन। इस पृष्ठांकन का प्रभाव क्या है कि इसके माध्यम से उसने हर उस व्यक्ति को विनिमय पत्र पर में उल्लिखित धनराशि वसूल लेने का हक दे दिया है। हु में बिकम, जो कि आगे भविष्य में हु में बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट। लॉफुल जो विधिक तौर पर इसका धारक बनेगा, यानी जो सम्यक अनुक्रम धारक बनेगा। आपको पढ़ा मिल गया तो आप सम्यक अनुक्रम धारक नहीं हैं, इसलिए आप उसे पाने के हकदार नहीं हैं। और अगर आपने पाया तो आप संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के मिनिमम और बाकी जैसे तथ्य आएंगे उनके मुताबिक अन्य अपराधों के भी दोषी हो सकते हैं। ठीक है, हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट, द इंडोर्समेंट इज द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है क्योंकि इससे विधिक अधिकार यह पैदा हो गया। ठीक है ना, तो मूल्यवान प्रतिभूति इसे समझना जरूरी होता है। आगे कहता जलयान, कहता जलयान से कोई चीज अभिप्रेत है। उसने कहा चीज, कहता वेसल मीन्स एनीथिंग। कोई जरूरी नहीं कि वो नाव के आकार की हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वो शिप के आकार की हो, कोई आवश्यक नहीं। और आपको जो कानून कठिन लगता है इसीलिए क्योंकि आपके फिक्स आइडियाज हैं, आप परिभाषाओं को ऑब्जेक्टिव तौर पर लागू करने के आदी ही नहीं, इसलिए कानून कठिन लगता है। और इसीलिए कानून में मिसकॉन्सेप्शन यह भी होता है क्योंकि आपने फिक्स आइडियाज के मुताबिक सारी चीजों को समझ रखा है। जलयान को तो आपको नाव ध्यान आती है, जलयान को तो आपको शिप ध्यान आता है। और वो कहता है कि ना जलयान से कोई चीज अभिप्रेत, एनीथिंग। कानून उपयोग पर ध्यान दे रहा है और आप आकार पर ध्यान दे रहे हैं। और इसीलिए जो कानून का आदमी है उसके नाम के आगे विद्वान लगता है क्योंकि चीजों को कैटेगराइज उपयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
भोजन कितना भी सुस्वादु हो, लेकिन अगर वो खाने योग्य नहीं बचा है तो उसे भोजन नहीं कहते, फिर वो कूड़ा है। जो भोजन है, जो खाना है, वही कूड़े में परिवर्तित होता है। जो वर्तमान में कूड़ा है, कभी वो संपत्ति भी रह चुका है। ठीक है, जो आज कूड़ा है वो कभी संपत्ति रह चुका है, और जो आज संपत्ति है वो कल कूड़ा हो जाने वाली है। इसलिए कूड़े और संपत्ति में कोई बहुत भेद नहीं है, बस समय का भेद है, सिर्फ समय का अंतर है। इसलिए विद्वज्जन जो आज संपत्ति तुम्हें प्रतीत होती है, उन्हें वो आज ही कूड़ा प्रतीत होती है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, उन्हें वो आज ही कूड़ा प्रतीत हुआ। जो तुम्हें आज कूड़ा प्रतीत नहीं होगा। भाई राम सोने की लंका छोड़कर चले आए, ठीक है, कहां? अयोध्या। चलो हमने मान लिया कि सारी चीजें ठीक थी, अरे अयोध्या आते हैं, वहां का राज्य भी अपने पास रखते हैं और लंका वाला भी अपने पास ही रखते हैं। विभीषण को अपने प्रतिनिधि के तौर पर वहां बैठा देते हैं, और विभीषण की जो स्थिति दिख रही है वो तो उनके भक्त की है। ठीक है, विभीषण तो उन्हें यह भी नहीं कहना पड़ता कि नहीं भाई तुम हमें सम्राट मानो और टैक्स हमें देना, ठीक है, बाकी राज्य तुम करो, यह भी नहीं कहना पड़ता। बल्कि विभीषण तो सहर्ष उन्हें राज्य अर्पित कर देता, लेकिन ना, उन्हें वो राज्य कूड़ा दिख रहा है। उन्होंने कहा भी है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कि जो जन्मभूमि है उसके आगे तो स्वर्ग, इसकी भी कोई तुलना नहीं है, इसका भी कोई मूल्य नहीं है। तो संपत्ति और कूड़ा, इसमें कोई बहुत विशेष अंतर नहीं। ये दृष्टि के भेद है। जो आज कूड़ा है कल संपत्ति रह चुका, जो आज संपत्ति है वो कल कूड़ा हो जाने वाली है। ठीक है, इसलिए जो विद्वज्जन है वो आज ही उसको कूड़ा देखते हैं जिसे आप कल कूड़ा देखोगे। ठीक है, क्यों? उपयोग के आधार पर चीजें निर्धारित होती। ठीक है, और उपयोग हर चीज का एक दिन खत्म हो जाना है। खैर, तो जो कानून के लोग हैं, या जो कानून है वो उपयोग के आधार पर चीजों को कैटेगराइज करता है। वो कहता है जो उपयोग है उसके आधार पर माना जाएगा कि कोई चीज है या कोई चीज नहीं है। अब सवाल यह है कि जलयान, इसका आखिर उपयोग क्या है? जलयान है बहुत बढ़िया, और उसमें एक बकरी ले जाना चाहो तो वो डूब जाए। काहे का जलयान? काहे का जलयान? बोले जनरेटर है, उसे स्टार्ट करके एक बल्ब भी जला दो तो वो बैठ जाए, तो काहे का जनरेटर? ठीक है, अननेसेसरी कूड़ा बना के रख दिया। तो उपयोग पर चीजें आधारित है। तो जलयान नहीं है, भले ही वो जलयान दिखता है, जब तक कि वो मानव और संपत्ति इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज न हो सके, तब तक वो जलयान नहीं है। और वो जलयान है यदि वो मानव और संपत्ति इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो सकता है, और कम से कम दंड विधि इसमें जब हम बात करें तो हमें डेफिनेशन यही लेनी चाहिए। कारण उसका जो हमें दिखाई देता है वो ये कि दंड विधि आपकी न्यूनतम नैतिकता इसकी बात करती है
कि यदि आप समाज में रहना चाहते हो तो मिनिमम 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 कम से कम इतना नैतिक तो आपको होना पड़ेगा। भले ही आप उतने नैतिक न बनो जितना नैतिक होने की अपेक्षा धर्म आपसे करता है, ठीक है, जितना नैतिक होने की अपेक्षा धर्म करता है उतने नैतिक तुम भले ही ना हो। धर्म तो आपसे यह अपेक्षा करता है कि किसी को मन वचन कर्म, मन वचन कर्म, इससे नुकसान ना पहुंचाओ, ठीक है। धर्म तो आपसे यह अपेक्षा करता है, जबकि कानून आपसे यह अपेक्षा करता है कि कम से कम कर्म से न पहुंचाओ, ठीक है, और वचन से अगर पहुंचाओ तो मानहानि न करो। बाकी यार तुम्हारा अपना आउटलुक है, तुम उसकी बुराई करना चाहते हो करो, वो तुम तो खुद ही नहीं बोलेगा, लेकिन कम से कम उसे मारो नहीं, कम से कम उसे मारो नहीं, और मारोगे तब हम निपटेंगे। मिनिमम कम से कम समाज में अगर रहना चाहते हो, नहीं तो फिर जेल है तुम्हारे लिए। जेल क्या है, हम तुम्हें समाज में नहीं रहने देंगे क्योंकि तुम इसी लायक ही नहीं हो, इस लायक ही नहीं हो कि तुम न्यूनतम जो अपेक्षा हमने आपसे की उसे भी पूरा नहीं कर सकते। जो न्यूनतम सब कम से कम हमने आपसे मांगा वो भी आप नहीं कर सकते, तो फिर आपको घर पे रहने का कोई हक नहीं, फिर आपके लिए जेल बनाई गई है, वहीं रहिए, वहां सब आप ही जैसे, ठीक है। तो दंड विधि न्यूनतम की अपेक्षा करती है, और इसीलिए दंड विधि के प्रयोजन से अगर कोई, ठीक है, ठीक आदमी है तो हो सकता है वो कतई ठीक आदमी ना हो, कतई ठीक आदमी ना हो, मीनिंग देयर बाय वो सिर्फ न्यूनतम ठीक आदमी हो, और न्यूनतम को अच्छा आदमी नहीं कहते। और हम लोग यही बताते हैं, जीवन की उपलब्धि के साथ उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर न होना सिर्फ इतना साबित करता है कि वो न्यूनतम आदमी है, न्यूनतम। वो हर प्रकार की चोरी करते हैं, सिर्फ उसकी जो भौतिक संपत्ति है, जंगम संपत्ति है, सिर्फ वो नहीं चुराते, बाकी विचार चुरा लेते हैं, ठीक है, उसके विचार चुराते हैं, ठीक है। किसी से सीखना और अपना विचार, किसी का विचार चुराना, इसके बीच फर्क यही है कि अगर आप सीखें तो बताएं लोगों को, ठीक है। ये ना कहें कि मेरा दुनिया में यूं तो किसी का कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप कम से कम बताएं जरूर कि हमने कहां से लिया, ठीक है। तो जो मिनिमम मॉरलिटी है, मिनिमम मोरालिटी है, उसकी बात दंड विधि करती है। तो चूंकि यहां जलयान न्यूनतम नैतिकता के संदर्भों में परिभाषित किया जा रहा है, इसलिए यहां किसी भी चीज, इसी का संदर्भ लिया जाएगा। कोई चीज जो मानव या संपत्ति के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्रवहन के लिए, प्रवहन की अंग्रेजी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए यूज हो सकती, उसे हम जलयान मानेंगे यहां। और अगर आपने, जब हम लोग देखेंगे रिष्टी, मिसचीफ, ठीक है, मिसचीफ संबंधी प्रोविजंस को देखेंगे तो मिसचीफ क्या कहता है कि जब आप किसी संपत्ति को इस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं कि उस संपत्ति के उपयोग में, ठीक है, या उसके मूल्य पर कोई क्षतिकारक प्रभाव पड़े या उपयोग में कमी आए, तो आप संपत्ति को नुकसान पहुंचाते, यह कहा जाता है। तो जलयान, बाढ़ आई हुई है और लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इनकी नौकाओं पे ही बाहर नहीं निकाला जाता, लोग ट्रैक्टर से, ठीक है, विभिन्न प्रकार के आयोजन करके लोगों को बचाते हैं। देखा है हम लोगों ने, पिछले साल ही आई थी भयंकर बाढ़ थी शाहजहांपुर में,
ठीक है। तो अनेक प्रकार के आयोजन करके लोगों को बाढ़ से निकालते हैं, संपत्ति को निकालते हैं। अब वो डलिया हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, और आप उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप जलयान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये नहीं माना जाएगा कि आपको हमने तो डलिया को नुकसान पहुंचाया, हमने तो टायर को नुकसान पहुंचाया, हमने ट्यूब। नो, ये इस समय टायर, ट्यूब, जलयान, डलिया नहीं है। इस समय ये ठीक है, जलयान है। इसका आकार कुछ भी हो, गतिविधि ठीक है, उपयोग के माध्यम से क्या है निश्चित की जाएगी। तो चूंकि जलयान का उपयोग वस्तुओं को ठीक है और मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है, इसलिए दंड विधि के प्रयोजनों से जलयान की जो डेफिनेशन आएगी वो हर उस चीज को अपने में समाहित करेगी जो किसी भी मानव को या किसी भी संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान के तक ले जाने के लिए उपयोग होगी। यही डेफिनेशन वो कह रहा है। जलयान से कोई चीज अभिप्रेत है, कोई चीज, एनीथिंग जो मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए बनाई गई हो। कोई चीज मीनिंग दर भाई, कोई चीज ठीक है, वो सारी चीजें न्याय संहिता में जलयान मानी जाएंगी। और आएगा रिष्टि के चैप्टर में कि अगर आप किसी जलयान के ठीक है जलयान को नुकसान पहुंचाओगे तो अमुक दंड से। तल्ला युक्त जलयान, तल्ला युक्त जलयान जैसे ट्यूब है उसका जलयान की तरह उपयोग हो रहा है ठीक है, लेकिन वो तल्ला युक्त नहीं है। तल्ला युक्त जलयान को आपने नुकसान पहुंचाया, अमुक दंड से दंडित होंगे आप। जलयान को आपने अग्नि से, विस्फोट से नुकसान पहुंचाया, अमुक दंड से दंडित होंगे। तल्ला युक्त जलयान को अग्नि से, विस्फोट से नुकसान पहुंचाएंगे आप, अमुक दंड से दंडित होंगे। तो इसलिए जलयान समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे कहता है स्वेच्छा। इसको हम लोगों ने कई बार समझा है, कहा है स्वेच्छा, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों से कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभव है। तीनों बातें आ गई। परिणाम ये तभी अपराध का गठन करेगा जब आपने परिणाम को आशय पूर्वक उत्पन्न किया है, साशय आपने परिणाम उत्पन्न किया है, तभी परिणाम अपराध को गठित करेगा। अदरवाइज परिणाम दुर्घटना, संयोग, इन नामों से भाषा में जाना जाता है। परिणाम अपराध के तौर पर, परिणाम अपकृत्य के तौर पर विदित दायित्व को पैदा कर दे, इसके लिए परिणाम का आशयित होना आवश्यक है। और वो आशयित है या नहीं ये आप बताएंगे नहीं। ठीक है, तो हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि एज ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हमें ये जानना पड़ेगा कि आपका काम आशय पूर्वक था या एक्सीडेंटली। तुम तो पहली बात तो ये कहोगे कि हमने किया ही नहीं, और जैसे तैसे ये स्थापित हो गया कि हमने किया, आपने किया, तो आप कहोगे हमसे तो एक्सीडेंटली हो गया। और अक्सर पढ़े लिखे लोग पूछा करते ना, क्या सबूत, सबूत क्या है कि हमने आशय पूर्वक किया। कानून इतना अक्षम और असहाय नहीं है, वो बहुत बुद्धिमानों द्वारा बनाया गया है। वो कहता है आप काम करने के समय जिन साधनों को उपयोग में ला रहे थे, ठीक है, उन साधनों के बारे में क्या आपको ये मालूम नहीं था कि उनसे यही परिणाम पैदा होता है जो परिणाम पैदा हुआ? और अगर ऐसा था तो आपने साशय ऐसा किया है, क्यों ना माना जाए? क्योंकि आप
किसी भी साधन का उपयोग तभी करते हैं जब उस साधन से जो परिणाम पैदा होते हैं उन परिणामों को पैदा करने का आशय ये आपके मन में हो। आप किसी को मार डालने का आशय रखेंगे तभी तो बंदूक से उस पर गोली चलाएंगे। अगर उसे मार डालने का आशय नहीं है तो बंदूक से उस पर गोली क्यों चलाएंगे आप? क्योंकि आप खूब जानते हैं, ठीक है, कि बंदूक से आदमी मर सकता है। अब एक और चीज, बंदूक बरसों से खराब है, बरसों से खराब। आप अमेरिका गए हुए थे, बस जस्ट अभी लौटे और मिनट भर पहले वो बंदूक ठीक होकर रख दी गई और उसमें कॉटेज भी है, ठीक है, और जिसने ठीक कराकर रखी है आप नहीं है, वो आई नहीं वहां, आपने उठाई और ऐसे चला के देखने की, देखे कितनी जाम है, बहुत ज्यादा तो जाम नहीं, चला दाड़ से चली और सामने कोई खड़ा था, गया, ठीक है। अब आपके पास विश्वास करने का कारण नहीं है, ठीक है, क्योंकि विश्वास करने का कारण तब होता है जब विश्वास करने का पर्याप्त हेतु आपके पास होना चाहिए, वो नहीं है, बल्कि उल्टा है, आपके पास विश्वास करने कोई हेतु नहीं, आप जानते भी नहीं है, ठीक है। अब आपने स्वेच्छा यह हत्या नहीं की, नाउ इट इज एन एक्सीडेंट, अब ये सिर्फ एक्सीडेंट है, ठीक है ना। तो साधनों, जिन साधनों का उपयोग आपने किसी परिणाम को उत्पन्न करने के लिए किया है, उन साधनों के उपयोग के समय यदि आप ये जानते थे कि इन साधनों के उपयोग से ये परिणाम आएगा, एक स्थिति, या आपका, ठीक है, यह विश्वास था कि इन साधनों से या इन साधनों के उपयोग से यह परिणाम आ भी सकता है, यह भी विश्वास था आपका, या एक निश्चित परिणाम इसे पैदा करने के आशय से ही, यानी जानबूझकर आपने उन साधनों का उपयोग किया था। तीनों दशाओं में यह कहा जाएगा आपने काम स्वेच्छा किया है, ठीक है, तीनों दशाओं में। और यह तो दिखाई देगा कि आपने उन साधनों का उपयोग किया जिनसे वे परिणाम आते हैं। आप पहली स्थिति में आ गए और आपने कि मार डालेंगे इसे आज और गोली चलाई, तब तो दूसरी स्थिति में आ गए, आप जानते हैं कि साधन के उपयोग से हम इसे मार सकते हैं और आपने गोली उस पर चलाई। तीसरी स्थिति, आपने, ठीक है, विश्वास करने का कारण आपके पास था क्योंकि बंदूक रखी हुई थी, पास में कारतूस भी रखे थे, इससे पहले फायरिंग हो रही थी, भले ही हर्ष फायरिंग हो रही थी, हालांकि अब तो हर्ष फायरिंग भी अपराध है, ठीक है ना। ये किन्हीं भी कारणों से फायरिंग लाफुल ढंग से की जा रही थी और आपने उठाई, तो आपके पास विश्वास करने का कारण है ना कि भरी भी हो सकती है, एक बार चेक तो कर लो, नहीं किया आपने, चला दी। तो तीनों दशाओं में आपने बिना बोले बंदूक उठाई, चला दी, तो आप जानते हैं कि साधन के उपयोग से क्या होगा। आपने चिल्लाते हुए मार डालेंगे आज और गोली चलाई, तो आपने जानबूझकर उस साधन का उपयोग किया जिससे वो पर्टिकुलर परिणाम आता है और आपके पास विश्वास करने का कारण, तो तीनों दशाओं में आपने काम स्वेच्छा किया, ये कानून मानेगा। लेकिन अभी भी आपको फैसिलिटी दी जाएगी और आप क्या करें, आप एविडेंस एक्ट उसके अंतर्गत अगर कोई आप ये साबित कर सकते हैं कि आपका आशय उसे मार डालना नहीं था, अर्थात आपने मर्डर स्वेच्छा नहीं किया, वॉलंटरली नहीं किया, तो आपके पास है मौका, आप साबित कर दें, अन्यथा यह माना जाएगा कि आपने काम स्वेच्छा किया। यही दृष्टांत कह रहा है, क्या कहता है, का लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से। लूट को आप खूब जानते हैं कि आप बड़े नगर में आग लगा देंगे, सब लोग आग बुझाने जाएंगे, घर खाली हो जाएंगे और लूट हो जाएगी। यद्यपि यह भी ठीक है कि हो सकता है सब न जाए, हो सकता है पुलिस आ जाए, ये सारी चीजें हो सकती, लेकिन तुम आग
स्वेच्छा लगाए हो और लूट को करने के लिए लगाए हो, ये माना जाएगा क्योंकि आपने जानबूझकर ऐसा किया। कहता का लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। ठीक है, आपने लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से घर में आग लगाई, यानी अपराध करने में दुर्घटना। ठीक है, आपका मृत्यु कारित करना उद्देश्य नहीं था, लेकिन आप संभाव्य जानते थे, तो ये माना जाएगा कि आपने स्वेच्छा उसकी मृत्यु कारित की और स्वेच्छा की तो हत्या में आ गए आप, और स्वेच्छा न होता, ठीक है, तो फिर आप 304A वहां जाते। ठीक है ना। अब या तो आप हत्या या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के दोषी होंगे, क्योंकि आग लगा दी तो लगभग निश्चितता है आदमी के मरने, इसलिए हत्या के ही दोषी होंगे। क्या कहता है, का लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहां काका आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखी भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई, तो भी यदि वह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की, वॉलंटरीली उसने मृत्यु कारित की, यह माना जाएगा। और देन वो हत्या का या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जैसी भी स्थितियां हो उनका दोषी हो सकेगा, और यहां मेरे विचार से वो हत्या का ही दोषी होगा। ठीक है, शेष बात कल करेंगे, देखिए।